के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके एक्चुअली क्या है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशन नहीं आता, ना इसकी वैल्यू पूछी जाती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एनर्जीज, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में जो ये निकाली जाती हैं, इनके डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम वो जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या है कि देखिए, जैसे ये आपका एटम है, ठीक है, ये एक सबसे बाहर वाली सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, एक ये शेल हो गई, ठीक है। जब एक ये शेल हो गई तो इस बीच में जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एक्साइट हुआ क्यों हुआ एक्साइट? क्योंकि उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जब वो डी एक्साइट हुआ तो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो हम क्या देखते थे वहाँ पर? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, जब इमिशन स्पेक्ट्रम हम देखते थे तो उस इमिशन स्पेक्ट्रम से कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर आती थी। जो एनर्जी बाहर आती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर आती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर आती थी, यानी कि उसके पास कुछ फ्रिक्वेंसी और कुछ वेवलेंथ होती थी। तो वो जिस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आएगी वो हम पता लगा सकते हैं किसकी मदद से? रिडबर्ग कांस्टेंट की मदद से। इसलिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने जो एनर्जी के बारे में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है हमारी, मान लीजिए कि एक एनर्जी यहाँ से, इसकी एनर्जी है E1, ठीक है, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2। अब ये एनर्जी E1 वाली जो इलेक्ट्रॉन के पास है उसने कुछ एनर्जी गेन की, E2 यानी कि शेल में पहुंचा, उसकी एनर्जी E2 हो गई। E2 के बाद जब वो E2 से लौटकर E1 में आए, यानी कि डी एक्साइट हुआ, तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज की। जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, यानी कि जो एनर्जी वो रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे डेल्टा E। और वो कितनी रिलीज करेगा? उतनी ही रिलीज करेगा जितनी उसने यहाँ पर जाने के लिए ली थी, यानी कि E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस एनर्जी से हम वो जो वेवलेंथ निकल रही है वो पता लगा सकते हैं। उसमें हमें मदद करेगा रिडबर्ग कांस्टेंट। अभी देखिए आप, इसमें आपको 2-3 बार समझाऊंगा इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने इसकी एनर्जी कितनी निकाली थी? E1 की निकाली थी हमने। E1 की एनर्जी हमारी कितनी आई थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी कितनी आई थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देखिए कि यहाँ से -13.6 से -3.4 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? तो हम यदि इसको देखें तो -3.4 माइनस 13.6 यानी कि E2 माइनस E1, -3.4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6, और यहाँ कितना आ गया? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने ली एक्साइट होने में, और जो एक्साइट होने में ली उतनी ही डी एक्साइटेशन के टाइम पर वो छोड़ेगा। जब डी एक्साइटेशन के टाइम पर वो छोड़ेगा तो वो जो एनर्जी यहाँ से, मान लीजिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से छोड़ी उसने, तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अक्वायर करता है वो हम पता लगा लेंगे इसकी वेवलेंथ से। अब वेवलेंथ से कैसे पता लगाएंगे? कि जो हमारे प्लैंक साहब थे उन्होंने एक फॉर्मूला देकर चले गए थे कि एनर्जी बराबर h न्यू, ठीक है। ये h क्या था? हमारा प्लैंक कांस्टेंट था। अब जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो h की वैल्यू रखेंगे, और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैल्यू क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और वेव वेलोसिटी, यानी कि ये तो हमारी हो गई वेव वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी नहीं, ये फ्रिक्वेंसी है। वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है हमारा? वेवलेंथ अपॉन फ्रिक्वेंसी। अब जब हम इसको निकालेंगे तो फ्रिक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, मान लीजिए ये आ गई, यहाँ ये c के पल्स में था, ये थी पूरा हमारा। तो अब इसको मैं h c बाई लेमडा लिख सकता हूँ। ये c बाई लेमडा क्या है? c बाई लेमडा ये न्यू है, ठीक है, c बाई लेमडा न्यू है। जब आप h c बाई लेमडा करोगे तो c हो गया हमारा लाइट की स्पीड, h भी कांस्टेंट, ये बस बचा जो नहीं है कांस्टेंट,
ठीक है। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन डेल्टा ई यानी कि एनर्जी का क्या आता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 12375 अपॉन वेवलेंथ, यदि एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। यदि हमको चेंज इन एनर्जी पता है तो हम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम निकाल सकते हैं। कैसे? इससे इसको डिवाइड करके, या हमको वेवलेंथ दी गई है उसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें। जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी से ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया एक एक्सप्रेशन। अब चलिए हम चलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की तरफ। थोड़ी सी वहां पर समस्या ये होगी कि मैंने वो जो फॉर्मूला बताया वो गलत बता दिया। फॉर्मूला ये है हमारा एच सी बाई लेमडा। कैसे आता है कि फ्रिक्वेंसी इंटू एच, ये है हमारी एनर्जी का फॉर्मूला, ये है एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा ई। ठीक है। अब जब ये जो एच न्यू आता है, ये कैसे आता है कि चूंकि जो हमें पता है फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू होती है वेव वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ के। ठीक है। या वेव वेलोसिटी इक्वल होती है वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी के। तो ये जब फ्रिक्वेंसी के बराबर वेव वेलोसिटी, असली फॉर्मूला हमारा ये होता है न्यू लैम्डा, लैम्डा न्यू इक्वल्स टू वी। ये आपने पढ़ा होगा 9th में भी, वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा हमें पता है, ये हो गया। न्यू हमें फॉर्मूला में दिया गया है ये। अब न्यू की अकेले वैल्यू निकालना है तो ये हम यहाँ ले जाएंगे तो वी बाई लैम्डा हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये वी बराबर हो जाएगा सी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम चलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की तरफ। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका एक एटम था, ये थी उसकी न्यूक्लियस, ये था उसका फर्स्ट शेल, वो यहाँ से यहाँ तक कूद कर गया। ठीक है। तो अब हम इसकी टोटल एनर्जी डेल्टा ई का डिफरेंस निकालते हैं। तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 जब हम करेंगे तो E2 एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z स्क्वायर बटे N स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम यहाँ निकालेंगे तो -13.6 Z स्क्वायर बटे, कहाँ कूद कर गया है, ये N2 में कूद कर गया है, N2 N1 से। अब जब ये लौट कर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, N2 से आ रहा है, N1 में आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस होगा, जो भी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बाहर वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि वैल्यू में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम उसको छुड़ा रहे हैं न्यूक्लियस के होल्ड से। न्यूक्लियस के होल्ड से छुड़ा रहे हैं जब उसे, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम E2 माइनस E1 करेंगे। तो N2 Z स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर माइनस -13.6 Z स्क्वायर ऑन N1 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम ये -13.6 इंटू Z स्क्वायर, चूंकि दोनों जगह है इसलिए कॉमन ले लेंगे। तो और यहाँ ये क्या होगा, 1 बाई ये प्लस 13.6 का लेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अपॉन 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा, ये वाला ये बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब हमने यहाँ देखा ये, तो 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर ये क्या था, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। ठीक है। अब एच सी को हम कहाँ, यहाँ लेकर जा सकते हैं। जब यहाँ लेकर हम जाएंगे तो 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एच सी, तो 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। जब इसको हम और ऊपर लेकर आए तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम दे देते हैं R ही हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट।
रिडबर्ग कांस्टेंट। तो जब ये पूरी वैल्यू हमारी आई तो कितनी आई, अब ये जो पूरी वैल्यू बन जाएगी, h की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ये इंटू z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फाइनल हमारी ये वैल्यू हो गई r। ठीक है, तो अब हम जो फाइनल इक्वेशन रखेंगे तो 1/λ, ये 1/λ कैसे आया, क्योंकि हमने hc इस तरफ भेज दिया, hc/λ था ना, तो hc इसके डेनोमिनेटर में भेज दिया, तो 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे कि हमें r की वैल्यू याद रखनी है, तो मैं कहूँगा बिग नो, नहीं याद रखनी है। याद क्या रखना है अभी आगे बताएंगे। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इससे देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि बोर साहब की बात चल रही, तो हाइड्रोजन का एटम ये है, न्यूक्लियस उसका, ठीक है, एक प्रोटॉन है, ये उसका फर्स्ट शेल है और ये उसका सेकंड शेल है, ये N1 है, ये N2 है, N यानी कि शेल नंबर। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि N2 से कूदकर N1 में गिरा इलेक्ट्रॉन, N2 से कूदकर N1 में गिरा इलेक्ट्रॉन, टोटल तो 7 सेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो N2 से कूदकर जब N1 पे गिरा तो आप उससे जो एनर्जी निकली वो निकाल कर बताइए कितनी निकली या कितनी वेवलेंथ निकली। तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने, 1/λ इक्वल्स टू rz स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर 1/λ। z क्या है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो r, अब z की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब n1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, n1 है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 बराबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये क्या आया r, 1 से मल्टीप्लाई होकर केवल r बचा 1/1 माइनस 1/4, और इस तरफ ले गए r, 4 लिया एलसीएम हमने, तो यहाँ आया 3/4। अब हमारा फाइनल क्या बचा, 1/λ इक्वल्स टू 3r/4। अब हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जब हमने यहाँ पर लेमडा को इस तरफ लेकर आए, मान लीजिए लेमडा को इस तरफ लेकर आए और यहाँ क्या बचा 4/3r, तो इसको मैं 1/r लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। अब आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल पर कूद कर आएगा हाइड्रोजन के एटम में, तो उससे निकली हुई वेवलेंथ कितनी होगी, ये निकालने के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट का प्रयोग हम करते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही वाला याद रखना है, ये एक ही याद रखना है, 1/λ इक्वल्स टू rz स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 में कौन आएगा, जो सेल नंबर छोटा होगा यानी कि जहां पर वो कूद कर आएगा, और n2 में क्या होगा, n2 में वो होगा कि जहां से वो कूद कर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट से जो हमें उसका सिग्निफिकेंस है कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब आपको जो याद रखना है वो याद क्या रखना है कि अब आपने जैसे 911 एंगस्ट्रॉम निकाला, अब आपको क्या करना है कि कहीं से भी वो कूद कर आ सकता है। मान लीजिए कि 7th शेल से कूद कर आ गया, 7th शेल से यदि कूद कर आ गया तो आप क्या करेंगे, 7 से आ गया, 6 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया,
तो आपको ये याद रखना है कि कौन से शेल में कूद कर आने का काम किसको दिया था। यहां हम लिख लेते हैं n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू यहां लिख लेते हैं सीरीज, ठीक है। और आप क्या याद रखना है वो हम आपको बता देते हैं। आपको याद ये रखना है कि n1 पर जब कभी भी कोई भी शेल से 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 7 6 4 5 3 2 यहाँ से गिर के यदि कोई फर्स्ट शेल में आकर गिरेगा तो उस चीज की कैलकुलेशन करने का काम दिया गया था, यानी कि n1 की वैल्यू यदि 1 होती थी तो उस चीज का काम करने के लिए दिया गया था लाइमैन को। तो ये हमारी कहलाती थी लाइमैन सीरीज, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 911 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 एंगस्ट्रॉम तक आती थी। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट सीरीज किसके नाम से है, लाइमैन के नाम से, ठीक है। सेकंड सीरीज जो होती थी हमारी कि यानी कि मान लीजिए कि वो सेकंड सेल उसकी हाइड्रोजन अपना सेकंड सेल में कूद कर आकर गिरा, कहाँ से गिरा, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, 7 से गिर सकता है। तो यदि पहले शेल में जब ये इलेक्ट्रॉन गिरता था तो लाइमैन सीरीज था, सेकंड शेल में जब गिरता था तो उसको हम कहते थे बाल्मर सीरीज, BALMER, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज से आपको एक चीज, अब दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि बाल्मर सीरीज से निकले हुए यानी कि सेकंड शेल पर जब इलेक्ट्रॉन गिरा है उस इलेक्ट्रॉन से गिरने से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली उनकी जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ थी वो विजिबल रेडिएशंस के अंतर्गत आती थी। यानी कि विजिबल रेडिएशन हमारा क्या होता है, 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये हमारी जो निकलती थी इसकी वैल्यू कितनी रहती थी, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉम तक। आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन से सीरीज में, आपके साथ में सामने ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सीरीज में विजिबल रेडिएशंस निकलते थे, कौन सी सीरीज में विजिबल रेडिएशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते थे। तो आपको याद रखना है कि n बराबर 2 या फिर बाल्मर सीरीज। और जब थर्ड में गिरता था उसको हम क्या कहते थे, बास्चन सीरीज। जब फोर्थ में गिरता था उसको हम कहेंगे क्या, ब्रैकेट सीरीज। आपको अब सिर्फ नाम बस याद रखने हैं। फिफ्थ में गिरता था तो उसको क्या कहते थे, फंड सीरीज, PFUND। सिक्स्थ में जब गिरता था तो उसको हम क्या कहते थे, हम बेरी सीरीज। तो आपको इससे याद क्या रखने हैं, याद रखना है कि पहले का लाइमैन है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें के नाम बस याद रखने हैं। पहले और दूसरे की आप एंगस्ट्रॉम वैल्यू भी याद रख सकते हैं। और याद रखना है कि विजिबल रेडिएशन किसके अंतर्गत आता था, तो बाल्मर सीरीज के अंतर्गत आता था। अब यदि आपसे कोई न्यूमेरिकल लगाने को दे दे तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला कौन सा है, RZ स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप यदि लगाएंगे तो 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम रखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये आपसे वो पूछेगा कि n2 और n1 की वैल्यू जनरली वो देगा क्वेश्चन वाला, तो आप उस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस रेडबर्ग कांस्टेंट से का जो वीडियो था वो। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।